बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका का अध्याय 1 माता का आंचल। इस अध्याय में वात्सल्य रथ से युक्त ग्रामीण संस्कृति का सुंदर रच्चा बच्चा संसार है। इसके तहत लेखक ने लिखा है कि बच्चों के खेल खिलौने उनके भावी जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं और इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने समझाया है कि वो बच्चे जब खेल में खो जाते हैं तो उनके द्वारा जो खेल खिलौने हैं या खेल खेलने के प्रकार हैं वह सभी किसी न किसी रूप से उनके आने वाले जीवन की तैयारी से जुड़े होते हैं। इसलिए चाहे वे मिठाइयों की दुकान में मिठाइयों बेचने के लिए क्रेता विक्रेता का रोल निभा रहे हो या फिर वो घर परिवार में एक सुंदर आयोजन करके सांस्कृतिक प्रायोजन का वो रूपरेखा तैयार कर रहे हो या फिर उनके द्वारा जो शादी विवाह से जुड़े हुए छोटी छोटी बारीकी है जो रीति रिवाज और सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है या फिर आर्थिक स्थिति की मजबूत रीढ़ की हड्डी जो कृषि है उसके तहत बारीकियों की जो जानकारी हमारे उन नन्हे बच्चों को हुआ करती थी वो आज के युवाओं में कम ही में दिखाई देती है, क्योंकि खेती बाड़ी एक तो उनसे दूर होती जा रही है, दूसरी वह उसकी बारीकियां और रूपरेखा से बहुत अनजान होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक जो शहरीकरण के रूप में जीवन आगे विकसित हो रहा है वो उन्हें ग्रामीण संस्कृति से दूर करता जा रहा है। तो उसकी थोड़ी बहुत बारीकियां हमारे भावी पीढ़ी को इससे रूबरू कराने के उद्देश्य से ही लेखक के द्वारा इसमें अपने आत्मकथात्मक अंश में ये बातें लिखी गई है। और आज का जो अंश है वो हम उसी हमारे सांस्कृतिक गतिविधियां जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है उसमें हम शादी विवाह से जुड़े हुए जो धार्मिक अनुष्ठान भी है और शादी विवाह से जुड़े हुए भी है, उसी के तहत बाल क्रीड़ाएं किस रूप में हमें यहाँ हंसने पर या पढ़ने सोचने के लिए विवश करेगी उसकी गहराई को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब वो खेत के कार्य में खोए हुए होते हैं, अचानक भोलानाथ के पिताजी आकर उसमें दखल अंदाजी करते हैं तो वो सारा खेत खलियान वहीं छोड़ते हैं और ये हमारी नाटक मंडली हंसते गाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं वहाँ से दूर कहीं दूसरी दुनिया में, यानी अपने नाटक का दूसरा भाग रचने के लिए। और उनके द्वारा रचे गए ये नाटक इस प्रकार के सजीवता का स्पष्ट करते हैं कि आने जाने वाले राहगर भी ठिठक कर यानी थोड़ी देर रुक कर उनके हाव भाव को देखकर खुश होने का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए लेखक ने आगे की जो रूपरेखा है उनके जीवन से जुड़ी हुई उसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी कभी हम लोग दहरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी। यानी यहाँ पर ददरी जो एक धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ स्थान है और वहाँ पर हर साल मेला लगता है और मेले के प्रति छोटे बच्चों का बहुत अच्छे उत्साह हुआ करता था, क्योंकि उनके खेल खिलौने और झूले आदि वहाँ पर खूब अच्छे से मिलते थे और बच्चों की मनपसंद चीज़ें भी वहाँ पर हुआ करती थी। इसलिए उस समय मनोरंजन के साधन के रूप में हमारे ये मेले खेले ही हुआ करते थे और उनके बच्चे प्रति जो बच्चों का आकर्षण है वो इसमें दिख रहा है। इसलिए ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं और गा रहे हैं, चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी। यानी इस तरह की तुकबंदी करते हुए ये ददरी के मेले की ओर बढ़ चलते हैं। और जब ये उस मेले की ओर जा रहे होते हैं, ये पूरी की पूरी मंडली एक ग्रुप में जा रही होती है और ऐसे में अगर उन्हें किसी दूल्हे के रूप में आगे आगे जाती हुई वो पालकी की दिख जाती है तो ये लोग खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यानी इन्होंने लिखे क्या है कि अगर किसी दूल्हे के आगे चलती हुई हमें आगे आगे जाती हुई ओहारदार हुई पालकी देख पाते तो हम खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। तो ओहारदार हम पहले ही कह चुके हैं कि जो पालकी होती है जिसमें पहले औरतों को बिठाकर विदा करके घर लाया जाता था, उससे पूरे अच्छे से जो कपड़े से ढका जाता है वो ओहारदार कहलाता है। और जैसे ही ये दूल्हे के आगे आगे वो पालकी चलती है उसको देख लेते तो ये जोर जोर से चिल्लाते हुए क्या कहते, रहेरी में रहेरी पुरान रहेरी डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी रहेरी का मतलब है अरहर की जो फलियां होती है उसकी जो खेती होती है उसकी
इसकी यहाँ बारीकी से रूपरेखा बताई गई है। बहुत पतली दुबली वो पतली पतली सी फली होती है, जिसे अरहर की फलियाँ बोलते हैं, उसे रहरी बोला गया है। उससे यहाँ तुकबंदी की गई है और उसमें आगे बताया है कि रहरी रे रहरी डोला के कन्या हमार मेली। डोला के मतलब डोला से क्या तात्पर्य है, उस पालकी से है कि पालकी के कोने के अंदर, पालकी के जो कोना है उसके अंदर जो बैठी हुई मेहरी है, मेहरी किसका प्रतीक होता है, औरत के रूप में। तो बैठी हुई जो एक औरत है वो हमारी है, यानी यहाँ पर इस तरह की किसी भी रूप में बच्चों की तुकबंदी उठ पड़ती है, यानी ये जो बहुत सुंदर इसके अंदर एक महिला बैठी हुई है ये हमारी है। इस तरह का वो तुकबंदी करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए गाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। और इसी में एक छोटा मासूम बच्चा भी इस भाव को समझता है कि कभी कभी उनकी आंखों में बेमेल विवाह प्रथा सोचने समझने के लिए विवश कर देती थी और वह उसका उत्तर सही रूप में नहीं दे पाते थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अच्छे से समझते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की जो गलतियां हैं वो बच्चों के मजाक का कारण बन जाता था। क्योंकि कभी कभी इस तरह का बेमेल विवाह का दृश्य उन मासूम जिंदगियों के सामने भी आता था, तो वह भी उसका मजाक उठाए बिना नहीं रह सकते। यानी पुरुष प्रधान समाज की समझदारी का मजाक वहाँ पर हमारे छोटे बच्चे भी अपने खेल खिलौनों में भी उड़ाने से, मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते थे। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है आगे कि इसी बात पर एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। वह क्या था कि जो एक बारात जा रही थी ददरी के मेले की तरफ, एक बारात जा रही थी, तो उसमें आगे तो एक बहुत मासूम सी लड़की पालकी में बैठी हुई थी, लेकिन जो दूल्हा था ये बहुत बूढ़ा था और बूढ़े के साथ उसका जो चेहरा था वो भी बहुत अजीब सा था। इसलिए छोटे बच्चों ने उसे बहुत तंग किया और तरह तरह से उस पर तुकबंदी की। तो हमारे दूल्हे महाराज नाराज हो जाते हैं और मिट्टी के बड़े बड़े ढेले उठा उठा कर उन बच्चों को मारते हैं। क्योंकि लेखक ने लिखा क्या है, उस बूढ़े दूल्हे का जो शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, वो किस प्रकार हमारे बच्चों ने खींचा है वो देखे कि उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने आज तक नहीं देखा। यानी एक तो वो बूढ़ा है और एकदम ही बूढ़ा खसूट है जिसके झुर्रियों भरा चेहरा है और ऊपर से उसका चेहरा किसके जैसा है, घोड़े के जैसे आगे की ओर निकला हुआ उसका मुंह है। और ऐसा ससुर, ऐसा दामाद किस ससुर ने ढूंढा है, उस पुरुष प्रधान समाज की यहाँ पर बच्चों ने मजाक बनाई है। इसलिए यहाँ इस छोटे मासूम बचपन में भी हमारे द्वारा जब गलतियाँ हो जाती है या बेमेल विवाह की स्थिति बनती है तो उनका यहाँ मजाक उड़ाया गया है। आगे देखिए, बच्चों ने लिखा है कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। यानी गांव में खाने पीने के तो पहले खूब आनंद ही होता था, क्योंकि पेड़ पौधे पेड़ होते थे तो बड़े बड़े पेड़ फलों वाले होते हैं और उनसे वो बिना पैसों के और साफ सफाई वाले तुरंत अपने फल तोड़े और खा लेते थे। और आंधी में तो उन्हें तोड़ने की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए वो गोपी आम लेते और खूब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। पटने का मतलब है चारों तरफ छा गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और झूमते झूमते जमीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। बेटा यहाँ पर जो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है ये वापस हमारा रेखा चित्र है। रेखा चित्र में जब शब्दों का वर्णन होता है तो उससे हमारी आंखों के सामने वो दृश्य फिल्म के रूप में चलने लग जाता है। तो ये दृश्य हम जब पढ़ेंगे तो हमारी आंखों में भी वो दृश्य एक फिल्म के जैसे चलने लग जाता है। तेज आंधी आई, आसमान में छा गई, काले बादलों से आकाश पूरा भर जाता है, मेघ गरजने लग जाते हैं, बिजली कौंधने लगती है, ठंडी हवा सरसराने लगती है, पेड़ झूमने लगते हैं, जमीन को चूमने लगते हैं और हमारे लोग छोटे बच्चे हैं वो किस तरह चिल्लाते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधर पिलाई। यानी ये वाली तुकबंदी गाकर बच्चों ने क्या कहा
कि ये वर्षा को यहाँ बांधना चाहते हैं। पहले पहले कुछ इस तरह के है ना ढोंग भी बच्चे किया करते थे, जिससे कभी कभी असर ये होता कि जो तेज बारिश या प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी कम हो जाती थी। इसलिए बच्चों ने यहाँ पर जो तुकबंदी बोली है, इससे वो वर्षा को बांधना चाह रहे हैं। और क्या बोला है, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई, यानी बरखा उधरे बिलाई, यानी बरखा को वो कम करने के लिए ये तुकबंदी बोली जा रही है। लेकिन उस दिन वर्षा रुकी भी नहीं और खूब तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ों से धड़ से सटकर खड़े हो गए, यानी इनकी जो तुकबंदी है उसका भी वर्षा पे कोई असर नहीं होता है। खूब तेज मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। बच्चे हमारे उस परिस्थिति में अब डरने लग जाते हैं, इसलिए बड़े से जो पेड़ होते हैं ना उनकी जड़ों से सटकर खड़े हो जाते हैं। और उस दृश्य की तुलना किसके समान करिए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई। और अंठई का मतलब क्या होता है कि कुत्ते के कान में वो छोटे छोटे पीसू, जिसे कीड़े बोलते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे छोटे कुत्तों के कान में चिपके रहते हैं और उनको हटाने से भी वो नहीं हटते ना, उसे पिस्सू भी बोलते हैं। और इन्होंने देसी शब्द में अंठई बोला है। तो उस कुत्ते के कान में जो पिस्सू चिपके रहते हैं ना, उसी तरह हमारे लेखक पेड़ की जड़ों से चिपककर अपने दोस्तों के साथ खड़े हो गए। मगर उस दिन तो वर्षा ऐसी जमी कि रुकी भी नहीं। और जब बहुत देर बाद वर्षा रुक जाती है तो वो गर्म धरती की गर्म बाहर निकलती है और चारों तरफ बारिश ही बारिश हो जाती है। तो उसमें हमारे जहरीले जो जीव जिनावर होते हैं ना, वो सारे ज़मीन के अंदर रहते हैं। जब ज़मीन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सभी ज़मीन से बाहर निकलने लग जाते हैं। इसलिए उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू नजर आने लगते हैं और लेखक और इनके साथी उस समय डर कर वहाँ से भाग पड़ते हैं। बाकी तो सारे भाग जाते हैं, लेकिन उनमें इनका एक दोस्त है बेजू, वो बड़ा ही ढीठ था, वो किसी की बात नहीं मानता है और इसलिए वह रास्ते में रुकते हुए अपनी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी उन्हें एक गाँव के अधड़ यानी उम्रदराज व्यक्ति मूसन तिवारी मिल जाते हैं। बेचारे एक तो बूढ़े हैं और उन्हें दिखता भी कम है और ऊपर से बेजू ढीठ जो किसी की बात नहीं मानता है, वो उनको चिढ़ाने लग जाता है। और चिढ़ाता भी कैसे है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यानी उनकी जो बुढ़ापे में इच्छा खाने की इच्छा होती है ना, उसको यहाँ पर हाईलाइट करके व्यंग्यात्मक एक बात बोली जा रही है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी, बच्चे लेखक बोल रहे हैं, हम भी बच्चे थे तो हमें भी वो चीज़ समझ में नहीं आई। हम भी हमारे बेजू के साथ सुर में सुर मिलाते हुए गाने लग जाते हैं, हम भी उनके साथ गाने लग जाते हैं। ऐसे करते करते लेखक और इनके साथी सभी वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन मूसन तिवारी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब बच्चे उनकी पकड़ में नहीं आते हैं तो वो सीधे ही वहाँ से पाठशाला पहुँच जाते हैं और पाठशाला में अपने मास्टर जी से जाकर उनकी शिकायत कर देते हैं। तो उस समय मास्टर जी की दाग पूरे विद्यालय में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसलिए मास्टर जी जैसे ही मूसन तिवारी की शिकायत सुनते हैं, अपने 4 सिपाही इन सब की गिरफ्तारी करने के लिए भेज देते हैं। और उस समय मास्टर जी की बात कोई नहीं टाल सकता था, पेरेंट्स बीच में आते नहीं थे और एक मास्टर पूरे गांव में बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का सबक सिखा सकता था। इसलिए हमारे जैसे ही मूसन तिवारी जी ने मास्टर जी से सबकी शिकायत की, उनको पकड़ने के लिए 4 बच्चों का दल भेज दिया गया और सबको घर से पकड़कर वो ले जाता है। लेकिन बेजू तो ढीठ था, इसलिए वो मिलता नहीं है। लेकिन हमारे लेखक तो जो घर में छिपे हुए थे उनको वहाँ से उठाकर ज़बरदस्ती वो बच्चे ले जाते हैं और ले जाकर हमारे मास्टर जी के वहाँ पर सामने हाजिर कर देते हैं। बाबूजी को जब ये बात पता चलती है तो वे दौड़े हुए पाठशाला में आते हैं और गोद में उठाकर उन्हें पुचकारते और फुसलाने लग जाते हैं। पर हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनकी हालत खराब हो जाती है। पर जब बाबूजी गोदी ले लेते हैं तो उनका कंधा पूरा आंसुओं से भर जाता है। फिर गुरुजी से बहुत चिरोरी का मतलब होता है विनती करना। फिर उनके पिताजी गुरुजी से चिरोरी करते हैं, नहीं बहुत तरह से गिड़गिड़ाते हुए विनती करते हैं
तब वो उनको लेकर वहाँ से भेजने के लिए राजी होते हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं करने के लिए उन्हें हिदायत दी जाती है। इस प्रकार मास्टर जी से बचाकर उनके पिताजी उन्हें गोदी में लेकर जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में फिर इन्हें अपने दोस्तों का झुंड मिल जाता है और ये सारे वहाँ पर नाचे, वो रोना भूल कर नाचने और गाने लग जाते हैं। और गाते हुए क्या तुकबंदी करते हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ने खेलब जुआ। यानी कह रहे हैं मेरी माँ गरम गरम पुआ पका रही है, इसलिए हमें तो जल्दी से घर जाकर पुआ खाएंगे, इसलिए अब हम ये तुम्हारा खेल जुआ वाला नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, जो वो लेखक रोना धोना चल रहा था वो सारा भूल जाते हैं और अपनी तान अलापते हुए बाबूजी की गोद से वह नीचे उतर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए वो गाना गाने लग जाते हैं। और वहाँ पर वापस हमारे लेखक ने वो जो वहाँ का आसपास का वातावरण था खेत खलिहानों का, इसका सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है कि हम हट करके बाबूजी की गोद से निकल पड़ते, लड़कों की मंडली में मिलकर हम भी वही सुर तान अलापने लगते। तब तक सारे लड़के सामने वाले मक्के के खेत में दौड़ पड़ते और उसमें चिड़ियों का झुंड जो चल रहा था उन्हें पकड़ने लग जाते, पत्थर मार मार कर उन्हें वो पकड़ने लग जाते हैं और साथ में चिल्लाते हुए क्या जा रहे हैं, एक तो उनको चिड़ियों को पत्थर मार मार कर उनको पकड़ रहे हैं और साथ में चिल्ला क्या रहे, राम जी की चिड़ैया राम जी का खेत खा ले चिड़ैया भर भर पेट। यानी उनको कह क्या रहे, हे चिड़िया ये राम जी की चिड़िया, तुम भी राम जी की है और ये खेत भी राम जी का है, इसलिए हे चिड़िया तू यहाँ से भर पेट कर खाना खा सकती है। और इनके जो बाबूजी और गांव के अन्य लोग हैं वो बच्चों से थोड़े दूर होकर इनकी हरकतों को देखकर मन ही मन खुश होते। और एक बात जो अक्सर बच्चों के लिए कहा जाता है कि लड़के और बंदर पराई पीढ़ को नहीं समझते हैं, यानी ये बड़ी होती बंदर मंडली है और बंदरों में कोई फर्क नहीं होता, इन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता है और नहीं ये किसी के दर्द को समझ सकते हैं। ये सारी बातें वो उनके पास खड़े हुए बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ने, लेखक ने लिखा है कि हम उसी धुन में खोए हुए आगे बढ़ते हैं कि एक टिल्ले पर जाकर हम लोगों ने देखा क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे चूहों के बिल है। तो हमने भी वहाँ पर एक नया प्रयोग करना शुरू कर दिया कि जो चूहों के बिल है उसमें हमने खूब सारा पानी इकट्ठा करा और सारे बिलों में डालना शुरू कर दिया, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और वो पानी से सारे के सारे चूहों के बिल को तर कर रहे थे। तभी देखते क्या है कि चूहे जो हमारे गणेश जी के वाहन है उनको वो परेशान कर रहे थे। तो गणेश जी जो हमारे शिव जी के पुत्र हैं, अपने पुत्र के वाहन की जब ऐसी हालत हो रही है तो शिव जी महाराज को गुस्सा आ गया है और उनका जो वाहन है सांप देवता वो बिल से बाहर निकल आया है। और जैसे ही हमारे बिल से सांप बाहर निकल के आता है हमारे छोटे बच्चों की तो गीगी बन जाती है। अब उनसे न तो इधर जाना बनता है न उधर जाना पड़ता है। जो उनकी हालत है, क्या सुंदर शब्दों में लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही शिव जी का सांप अपने बंधुओं की रक्षा करने के लिए निकलता है तो वो दृश्य देखकर हम लोग बेताशा रोते चिल्लाते हुए वहां से भाग चलते हैं। कोई तो औंधा यानी सीधा गिर पड़ता है, कोई अंठा चिट हो जाता है यानी उल्टा होते हुए खूब देर घूमते हुए वो नीचे गिरता चला जाता है। और आगे हमारे लेखक ने लिखा है कि कोई तो औंधा गिरा है, कोई अंटा चिट गिरा है, किसी से टकरा कर सिर फूट गया है, किसी के दांत टूट रहे हैं और पूरे के पूरे गिरते पड़ते हुए भागे जा रहे हैं। सबकी देह शरीर है वो लहूलुहान हो गया है, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए हैं। और अब हम सुर से दौड़े हुए जा रहे थे, अब हम सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। हमारी जो हालत थी हम उसी हालत में कहीं पर भी नहीं रुके और वो डर ऐसा बैठता है कि वो कहीं रुकने की बजाय सीधे ही घर में घुसते हैं। और ओसारे में इनके पिताजी बैठे हुक्का पी रहे थे, तो ओसारा का मतलब है बाहर घर के जो बरामदा होता है उसमें इनके पिताजी हुक्का पी रहे थे, उसमें जाने की बजाय ये सीधे घर के अंदर दौड़ते हैं। और इनकी मम्मी
यानी माता जी या मैया जो घर में चावल अमनिया कर रही थी, तो चावल अमनिया का मतलब है चावल साफ करना। तो इनकी माँ चावल साफ कर रही थी, तो सीधे जाकर पिताजी की गोद में जाने की बजाय सीधे माँ की गोद में जाकर जोर जोर से हिचकी के साथ में रोने लग जाते हैं और इनका पूरा शरीर कांप रहा था। अपने बच्चे की ये हालत देखकर माँ खुद कांप पड़ती है और रोने लग जाती है और अधीर होकर उसके डरने का कारण पूछने लग जाती है। और फिर डरते डरते लेखक अपने डरने का पूरा कारण उनको बताते हैं। तो माँ बेचैनी से उसे अपनी गोदी में छुपा लेती है, आंचल से ढक देती है और बार बार उन्हें प्यार करने लग जाती है। और फिर झटपट हल्दी पीस कर उसे घाव, जितने उनके पाँव पर घाव हो गए थे उन सब पर लगा दी गई। पूरे घर में कोहराम मच गया और हम बहुत धीमे से स्वर में लेखक इतना ही बोल पाए। यानी इतना करने के बाद जब उन्हें महसूस हुआ, थोड़ा प्यार का एहसास हुआ, तो उनका डर कम होता है, तो वो लेखक वहाँ पर धीमे स्वर में डरे हुए इतना ही कह पाते हैं, सांप, और कहते हुए वापस अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। सारा शरीर अभी भी थरथर कांप रहा था, रेंगटे खड़े हो रहे थे, वो आंखें खोलना चाह रहे थे, लेकिन सामने वही हिलता डुलता सांप उन्हें दिखाई दे रहा था। इसलिए कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से हमें पूरे दोबारा से गले लगाती। इसी समय हमारे बाबूजी भी बैठक से दौड़कर आए और झटपट मैया की गोद से हमें अपनी गोद में लेने लगे। लेकिन उस समय जो हमें मैया के आंचल में प्रेम और शांति का अनुभव हो रहा था, वह हमें कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए हम माँ के आंचल में ही दुबके रहे, पिताजी की गोद में नहीं गए। तो इस प्रकार जब संकट की परिस्थितियां पड़ती है हमारे जीवन में, तो हम पिता या किसी अन्य का सहारा देखने के बजाय हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह माँ का आंचल होता है, क्योंकि माँ के कोख में बच्चा अपने जीवन का आकार लेता है और वो उसे सुरक्षा का भाव बचपन से ही महसूस होता है। इसलिए जब भी उसके जीवन में कभी भी संकट आए, चाहे वो कितना बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, जब भी संकट आता है तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ के रूप में ही निकलता है, क्योंकि माँ से बढ़कर सबसे सुरक्षित और बच्चों के दर्द को समझने वाला प्राणी आज तक हमें कहीं भी आसपास दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए इस अध्याय में हमने एक माता पिता के ममत्व से जुड़ी हुई तमाम भावनाओं और वात्सल्य रस के तमाम परिस्थितियों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा, समझा, जाना और हमने एक बड़े हो रहे बचपन के भावनाओं को भी समझने के रूप में इसको जानने का प्रयास किया है। तो इसलिए अब आप ये अध्याय वापस पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे और जहाँ डाउट है उसको दोबारा पूछेंगे।